कनाडा की पीआर लेना बहुत ज्यादा इजी है, ये शायद बोलना अब हमें बंद कर देना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर लूजिंग देयर माइंड बिकॉज उन्हें ये डर लग रहा है कि टाइम रहते उनकी पीआर नहीं हो पाएगी। सो अगर आप कनाडा आ चुके हो या कनाडा आने वाले हो देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। गवर्नमेंट ने कुछ न्यू स्ट्रेटेजीज भी लॉन्च करी है, उस बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपके लिए गए कुछ डिसीजन आपकी लाइफ को यहाँ पे खराब होने से बचा सकते हैं। सो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज अपने बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब ना आपको सीधा लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कनाडा की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है ना, इनके मैं लिंक भी सभी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट डजंट मैटर आप कनाडा आ चुके हो या फिर कनाडा आने वाले हो या कनाडा आने का प्लान कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको देखनी आनी चाहिए। क्योंकि जिस टाइम आपके दिमाग में थॉट आ रहा है ना कि मेरे को कनाडा जाना है, वहां जाके अपना फ्यूचर बनाना है, पीआर लेनी है, आपको ये सारी चीजें फ्रॉम डे वन आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको आती होंगी तो आपके जो आने वाले एक एक डिसीजन है ना, आप बहुत सोच समझ के लोगे। आप सिर्फ एजेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो सारी चीजें मैं ब्रीफली बताऊंगा ताकि अपने सब कुछ कवर कर सकें। तो सबसे पहले ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो, ये सीआरएस स्कोर काउंट करने का टूल है, जिसके अंदर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। और उसके बाद स्कोर तो आ गया आपका, फिर यहाँ पे मंथ के अंदर ना ड्रॉज वगैरह भी निकलते रहते हैं। जैसे अपने एग्जाम में होता है ना कि ये कट ऑफ है, इतने स्कोर से ऊपर वाले बंदों का सिलेक्शन हो गया। तो वही चीज है, जितने भी अलग अलग तरीके के ड्रॉज निकलते हैं उससे ऊपर जिन जिन का स्कोर होता है उनकी पीआर हो जाती है। सो इस वेबसाइट पे आप खुद का स्कोर सबसे पहले चेक कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद सबसे मेन चीज जो कट ऑफ चल रही है आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, किस तरीके से कुछ लोगों के लिए पीआर जो है वो टफ होती जा रही है और कुछ के लिए बहुत इजी। सो इस वेबसाइट पे जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको ये टूल दिखेगा, जिसके अंदर आप अपनी डिटेल्स भर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं खुद का स्कोर दिखाता हूँ कि मेरा खुद का कितना स्कोर बन रहा है। इसके अंदर एक दो चीजें जो थोड़ी बहुत चेंज होंगी, बट ओवरऑल मेरा स्कोर जो है वो यही रहेगा, क्योंकि मेरे को भी अपनी पीआर फाइल करनी है। मैरिटल स्टेटस में अपने डाल देते हैं सिंगल, अभी अपने बचे हुए हैं। सो हाउ ओल्ड आर यू के अंदर एज वैसे लोग पता नहीं क्यों हिचकते हैं बताने में, 27 ईयर्स ओल्ड, स्टिल बिलो 30। तो उसके बाद ये पूछते हैं व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर मैं ये करूंगा कि मैंने बैचलर डिग्री करी है इंडिया से, बट उसके बाद मैंने कनाडा की स्टडी भी कंप्लीट कर ली। सो इसमें आएगा 2 और मोर सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास और डिग्रीज। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कोई डिग्री कनाडा की तो नहीं थी, तो उसके अंदर भी अपने कर देंगे यस। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे चूज द बेस्ट आंसर टू डिस्क्राइब दिस लेवल ऑफ एजुकेशन। तो मैंने यहाँ पे आके कोई मास्टर्स नहीं करी है, मैंने 2 ईयर की सर्टिफिकेशन करी है। सो वही चीज अपने मेंशन करेंगे, 1 और 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की। तो इंडिया में जब मैंने अपनी फाइल लगाई थी स्टडी वीजा के लिए, तो उसमें मेरे 7.5 बैंड्स थे, 7 से कम किसी भी मॉड्यूल में नहीं थे, और लिसनिंग के अंदर 8.5 तक भी आए हैं। अब एक चीज मैं आपको बीच में रोक के बताता हूँ, ये एक एक चीज जो अपने मेंशन कर रहे हैं ना कि मेरे आइल्स में इतने बैंड आए थे, इंडिया में मेरी एजुकेशन है या नहीं है, बैचलर्स करी है या मैंने डिप्लोमा किया है, हर एक चीज के पॉइंट होते हैं। इवन इंडिया के अंदर अगर आप काम करके भी आ रहे हो ना 1 साल, तो उसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है जिस टाइम आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हो। वो चीजें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये अपने हाइपोथेटिकली भर रहे हैं कि जितने एक बार इंडिया आए थे उतने भरते हैं, कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई लैंग्वेज टेस्ट नॉट एप्लीकेबल। अब आ जाती है बात वर्क एक्सपीरियंस की। यहाँ पे आगे गेम जो है ना और चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आजकल टीयर सिस्टम चल पड़ा है 0 1 2 3, पहले होता था नॉक 0 नॉक ए नॉक बी। तो अब ये सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहे कि होम कंट्री में क्या काम करके आए हो, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि कनाडा के अंदर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो वही चीज है, मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो खत्म होने वाला है, बट बीच में मेरी जॉब जो है एक बार मैंने डिसकंटिन्यू कर दी थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, हेल्थ इश्यूज भी थे, पर अपने इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस अपने भर रहे हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि क्या हम अलग अलग टीयर में काम कर सकते हैं। तो आपने यूजुअली भी सुना होगा कनाडा आके पीआर लेने के लिए अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो सबको समझ नहीं आता वो 1 साल का कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए या ब्रेक्स में भी कर सकते हैं, अलग अलग जॉब्स में भी कर सकते हैं। सो जी हाँ, आप अलग अलग जॉब्स में भी कर सकते हो, आप जॉब भी चेंज कर सकते हो, आप नॉक कोड भी चेंज कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस जो है काउंट होगा। इट डजंट मैटर। जैसे कि मैंने अभी बीच में 1-2 महीने काम छोड़ दिया, देन मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा। मेरे को बस आवर्स पूरे करने हैं कि फुल टाइम काम करके आपने 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा करना है। अब फुल टाइम के अंदर भी बड़ा डाउट रहता है कि क्या हमें 40 आवर्स काम करना पड़ेगा 1 वीक में फुल टाइम के लिए एलिजिबल होने के लिए। कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये चीज मेंशन है कि 30 आवर्स या 30 आवर्स से ज्यादा आप अगर हफ्ते के काम कर रहे हो तो आपका जो वर्क है वो फुल टाइम में गिना जाता है। सो मेरा भी अभी तक का जो 1 साल का एक्सपीरियंस खत्म होने वाला है, उसके अंदर मेरे कभी 40 आवर्स होते थे, कभी 35 भी होते थे, कभी 44 भी हो जाते थे। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसके बाद अपने बढ़ते हैं वापस स्क्रीन पे। अब ये पूछ रहे हैं कि 10 सालों के अंदर फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं है। अब यहाँ पे आके भी गेम चेंज हो जाती है। जिनके पास ये एक्सपीरियंस है उनके पॉइंट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो हॉस्पिटल में लगभग मैंने 1-1.5 साल काम किया हुआ है, तो उसका मेरा 1 ईयर में काउंट हो जाएगा। तो अपने 1 ईयर मेंशन कर रहे हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन का है कि आपके पास कैनेडियन प्रोविंस या फिर फेडरल बॉडी से है, तो वो अपने पास नहीं है, इसमें नो आ जाएगा।
LMIA में ना रूल्स बहुत साल पहले चेंज हो गए थे। पहले बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते थे अगर आपके पास LMIA है, बट अब LMIA के सिर्फ 50 पॉइंट्स मिलते हैं। सो जिन लोगों का स्कोर ठीक ठाक है उनकी तो 50 पॉइंट्स ऐड होकर अच्छी खासी हेल्प हो जाती है, बट अगर जिनका स्कोर बिल्कुल ही लो है, 12th करके आए हैं, वो सोच रहे हैं सिर्फ LMIA के बेसिस पे हम अपनी PR लगवा लेंगे, तो उनका आजकल पॉसिबल नहीं हो रखा। सो अपने पास LMIA भी नहीं है, हमें नीट भी नहीं है अभी के हालात के हिसाब से, सो इसमें नो। बट चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, मेरे को खुद को भी डर लग रहा है। आज से 2 साल पहले मैं ये सोचता था कि मैं बहुत सेफ हूँ, मेरा जो स्कोर है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बट अब जो है मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा आगे कि अभी कट ऑफ क्या चल रही है। सो बड़े खतरे वाले साइन से आ रहे हैं। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंस? नो। और उसके बाद डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर? नहीं भाई, हमारा कोई नहीं है। तो अब देखो ये सारी डिटेल्स हमने भर दी, अब दबाना है कैलकुलेट योर स्कोर। अब देखोगे आप नीचे आओगे, हर चीज के पॉइंट्स मिले हुए हैं। एज के हमें अलग पॉइंट मिले हैं, अगर एज आपकी ज्यादा हो जाती है तो कम पॉइंट मिलते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन के अलग से पॉइंट मिलते हैं, लैंग्वेज के अलग से पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद जो स्किल्स के आपके एजुकेशन के, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के, उसके भी अलग से पॉइंट मिलते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स जब ऐड हो जाते हैं तो मेरा जो स्कोर बन रहा है वो 508 बन रहा है। सो पहले मैं बड़ा खुश होता था कि मैं 12th करके कनाडा नहीं आया, मैंने अपनी अच्छे से बैचलर्स खत्म करी, वहां पे 1-1.5 साल इंडिया काम भी किया, और उसके बाद मैं कनाडा ओंटारियो जैसी प्रोविंस में टोरंटो आके रह रहा हूँ। और मेरे को यूं था मैनेजमेंट में यहाँ पे भी 1 साल काम करने के बाद मेरी PR जो है वो बहुत इजीली हो जाएगी। सो लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं इजीली हो जाएगी, बट आपको अभी के हालात दिखाते हैं। अब जिस टाइम आपने PR के लिए फाइल लगानी होती है ना, एक्सप्रेस एंट्री में आपको अपनी प्रोफाइल बना के पूल में खुद को लॉन्च करना होता है। तो अभी आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिखाते हैं। तो कनाडा गवर्नमेंट की ना ये बहुत अच्छी चीज है, इन्होंने सारी चीजें ना ट्रांसपेरेंट रखी हुई हैं। आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने PR फाइल अपनी ड्रॉप कर रखी है, कि कितने बंदे अभी वेटिंग में हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जुलाई 11 तक इतनी जो फाइल्स हैं ड्रॉप कर रखी हैं बच्चों ने, और इतने इतने पॉइंट्स पे कर रखी हैं। अब फॉर एग्जांपल 600 से 1200 के बीच में जिनका स्कोर है वो सिर्फ 270 ही हैं लोग, और उसके बाद 500 से 600 की बात करें तो सिर्फ 619 लोग हैं अभी, और इन 619 में होपफुली मैं आ जाऊंगा। बट अब अगर अपने थोड़ा सा नीचे चलें, 450 से 500 की रेंज की बात करें तो उसके अंदर भाई 51,689 स्टूडेंट्स या फिर अपने कई वर्कर्स वगैरह सभी मिला के अभी बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं अपनी PR का। जिस तरीके की कट ऑफ आती है वैसे उससे ऊपर वाले लोग निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 484 कट ऑफ आ गई तो 484 से ऊपर वाले सब निकल जाएंगे। उसके बाद आप नीचे देखोगे सारे कैटेगरी के हिसाब से भी लोग बता रखे हैं कि 490 से 500 तक 800 बच्चे हैं। और उसके बाद आप देखोगे ना लोगों ने कितने लो स्कोर पे भी PR लगा रखी है, और कई लोगों की लो स्कोर पे भी PR आ रही है, वो भी अभी अपने आगे बात करेंगे। सो 400 से 450 के बीच में 55,570 बच्चे अभी और बैठे हैं। और उसके बाद आप और नीचे जाओगे, आप मानोगे नहीं, 350 से 400 पॉइंट्स के बीच में सबसे ज्यादा 63,039 स्टूडेंट्स अभी और बैठे हैं। एंड सॉरी मैं बार बार स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, इन्हें हमें इमिग्रेंट्स बोलना चाहिए कि इतने इमिग्रेंट्स अभी बचे हुए हैं। सो उसके बाद फिर से आप देखो 300 से 350 के बीच में भी 32,770 फाइलें इनके पास पड़ी हैं PR की, और 300 से नीचे भी 5200-5300 बंदों ने फाइल अपनी घेर रखी है। सो उसके बाद अपने बात करें टोटल इनके पास अभी एक्सप्रेस एंट्री पूल में 2,09,263 कैंडिडेट्स की फाइल आ रखी है। सो अब अपने बढ़ते हैं रिजल्ट्स पे कि कट ऑफ अभी पिछली क्या चल रही है पिछले कुछ वीक्स में, महीनों में। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ को समझते हैं। सबसे पहले एक तो जनरल ड्रॉ होता है जिसके अंदर जैसे 500 कट ऑफ आ गई तो 500 से ऊपर वाले सारे PR हो जाएंगे। बट इस चीज की ये कह लो कि एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही थी। जो वर्कर्स थे, जो स्किल्ड वर्कर्स थे, जिनका स्कोर जो था वो 400 तक ही रह रहा था, बट उनके पास एक डिफरेंट स्किल थी जो कनाडा की गवर्नमेंट को चाहिए थी यहाँ पे। तो उन्होंने अब ये नया रूल निकाला है कि कैटेगरी के बेस पे भी ये ड्रॉ निकालने लग गए। 400 पे ड्रॉ निकल गया ना तो 400 से ऊपर वाले सारे PR नहीं होंगे, 400 से ऊपर वाले उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग जो है ना वो PR होंगे। सो अब आप स्क्रीन पे देखो, अब जिन बंदों को फ्रेंच आती थी, 12 जुलाई को जो लास्ट ड्रॉ निकला है ना, 375 स्कोर भी था ना जिनका। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 375 स्कोर पे भी सिर्फ फाइल लगा रखी थी, मेरे को फ्रेंच आती थी, तो मेरे को इन्विटेशन आ गया PR लगाने का। सो यहाँ से गेम चेंज हो रही है। अब जब जनरल ड्रॉज नहीं निकलते, इस तरीके के कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज निकल जाते हैं, तो फाइल्स का वापस से बैकलॉग स्टार्ट हो जाता है और स्कोर जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 11 जुलाई को जनरल ड्रॉ भी निकला था जिसके अंदर 505 कट ऑफ गई थी। सोचो जो बच्चे इंडिया से ग्रेजुएशन करके आए थे, जिन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ आके लिया था, जिनके IELTS में ठीक ठाक बैंड स्कोर भी आ गया, तो उनके 450 स्कोर ही बनते हैं इवन ग्रेजुएशन के बाद भी। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन
सिचुएशन है कि उनके वर्क परमिट जो है वो खत्म होने पे आ रखे हैं। अब अगर वो 2 साल का एक्सपीरियंस भी ले लेंगे, आईएलटीएस का बैंड स्कोर अपना इंप्रूव कर लेंगे, तब भी वो 465 470 तक ही पहुंच पाएंगे। अगर ये ड्रॉ जो है 500 के आसपास ही घूमता रहा या अब इससे भी और आगे बढ़ा, तो मेरा भी मैंने आपको बताया कि इस सिचुएशन में अभी पूरा नाका लग रहा है और ये चीज अगर और ऊपर निकल गई तो और प्रॉब्लमेटिक होगी। तो उसके बाद आप नीचे फिर से देख सकते हो 7 जुलाई को इन्होंने फिर कैटेगरी बेस्ड ही निकाला था, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला, जिसके अंदर जो कट ऑफ थी वो 439 थी। अब आप डिफरेंस देख रहे हो, पहला ड्रॉ जो था फ्रेंच का निकला, उसकी कट ऑफ थी 439। अब कंसेक्यूटिवली एक और ड्रॉ निकल गया तो कट ऑफ कितनी नीचे आ गई। तो यही चीज है, जनरल ड्रॉज अगर बैक टू बैक निकलेंगे तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, बट बीच में इन्होंने अब कैटेगरी के बेस पे भी बच्चे रहने स्टार्ट कर दिए। तो सब ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि स्कोर जो है ना जनरल वाला सीआरएस का, वो अब और ऊपर जा सकता है। और अगर इस तरीके से और ऊपर जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, उनकी इसीलिए टेंशन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो रखी है। उसके बाद आप देखो कैटेगरी बेस्ड ही इन्होंने बैक टू बैक ड्रॉज निकाले थे। 6 जुलाई को हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन का निकाला था, जिसके अंदर 463 स्कोर रहा था। अब अगर कोई नर्स यहाँ पे अपनी फाइल लगा के बैठी थी जिसका स्कोर था 463, अब जनरल ड्रॉ के अंदर तो उसका नंबर लगना नहीं था। कनाडा को हेल्थ केयर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी, नर्स भी उसी के अंदर आती है, सो इन्होंने कैटेगरी बेस निकाल दिया, समझ रहे हो। 463 पे ड्रॉ निकाला, अब 463 और उससे ऊपर वाले जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनके पास इन्विटेशन पहुंच गया। और उसके बाद फिर आप नीचे देख सकते हो स्टेम वालों के लिए भी निकाला, उसके अंदर जो ड्रॉ था 486 था। और उसके बाद फिर जनरल ड्रॉ निकला था जिसके अंदर 511 कट ऑफ थी, मतलब मेरा नंबर भी नहीं लगना था उसमें। और उसके बाद फिर से इन्होंने 28 जून को हेल्थ केयर वालों के लिए निकाला था। और उससे पहले देखो बैक टू बैक जनरल ड्रॉज आ रहे थे, इसीलिए कट ऑफ जो थी वो थोड़ी नीचे चल रही थी। पहले 486 और उससे भी पहले 488 भी कट ऑफ स्कोर रहा था। अब आप देखो मई 10 को पीएनपी वालों के लिए भी अलग से ड्रॉ निकला था, जिसके अंदर कट ऑफ जो थी वो 691 थी। अब आप सोचोगे कि भाई 691 तो बहुत ज्यादा स्कोर हो गया, बट ये भाई ज्यादा स्कोर नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आप पीएनपी लगवाते हो ना, आपको 600 पॉइंट्स एडिशनल मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 250-300 स्कोर ही बन रहे हैं ना, आपने देखा कितने बच्चे 300-350 के बीच में भी घूम रहे हैं, तो वो सारे पीएनपी के पीछे भागते हैं ताकि हमें 600 पॉइंट पीएनपी से मिल जाए, उसमें फिर नाम आ जाए और हमारी पीआर हो जाए। तो इसीलिए आपने एक चीज शुरू से हमेशा सुनी है कि 12th करके जो बच्चे सीधा कनाडा आते हैं ना, वो अटलांटिक प्रोविंस में मूव करना ज्यादा बेटर समझते हैं। तो आप वहां जाके ना नॉर्मल जॉब्स करके भी पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां की प्रोविंस आपकी हेल्प करवा देती है पीआर होने में। उससे पहले भी आप देखो जनरल ड्रॉज ही चल रहे थे, बेसिकली पीएनपी और जनरल ड्रॉज ही हमेशा से हमने सुना था चलते थे। बट अब ये जो कैटेगरी बेस्ड चीजें स्टार्ट होगी ना बीच में, ये आपको खुद को भी समझ आ रहा होगा कि क्यों ट्रबल क्रिएट करने वाला है जनरल लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम जिन बंदों के पास ऐसी स्किल है जिसकी कनाडा के अंदर इस टाइम शॉर्टेज है या रिक्वायरमेंट है, उनके लिए तो भाई ये लॉटरी लग चुकी है, पीआर उनकी बहुत इजीली हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमें जल्दी से कैटेगरीज भी दिखाओ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फाइंड आउट हु इज एलिजिबल फॉर ईच कैटेगरी। सबसे पहले देखो फ्रेंच लिख रखा है इन्होंने, अगर आप फ्रेंच बोलना जानते हो तो आप पीआर के लिए कैटेगरी बेस से भी अपनी पीआर लगवा सकते हो, आपके ऑप्शंस जो है थोड़े से और खुल जाएंगे। सेकंड, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, जैसे कि हमने बात किया है। अब हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन के अंदर ना इन्होंने बता भी रखा है कि कौन कौन बंदे एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल आप नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हो, और ये मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, आप पॉज करके देख लेना अगर आपको देखना है। ये थर्ड पेज हो गया और ये फोर्थ पेज हो गया। तो ये सारे बंदे हेल्थ केयर वर्कर्स एलिजिबल हैं इस चीज के लिए। और उसके बाद अपने स्टेम वालों का देखे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ ऑक्यूपेशंस का, तो वो भी सारी ऑक्यूपेशंस आपको नीचे मिल जाएगी। ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया। तो पॉज कर लेना अगर आपको कोई भी चीज देखनी है। और फिर अपने ट्रेड ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं। इसमें भी आप देखो कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस। और ये चीजें मैं आपको शायद पुरानी वीडियोस में भी बहुत बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर या होम कंट्री के अंदर हमें कभी कभी लगता है कि यार वो तो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ये पता नहीं कनाडा जाके कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। भाई बहुत कमाई है अगर आपके पास कोई स्किल है ना। इंडिया में मेंटालिटी होती है छोटी बड़ी होना, यहाँ पे भाई उन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप खुद देख सकते हो कि इन्हें ये सारी ऑक्यूपेशन के लॉग चाहिए। हमारे अब तक जो ट्रेंड चल रहा था ना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लेके आ जाते थे और उसके बाद फिर रिटेल स्टोर्स पे आके मैनेजर बन के बैठ जाते थे, तो वही इनके पास हो गए मैनेजर खूब। अब इनको स्किल वाले बंदों को भी मौका देना है। फिर आप ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस भी देख सकते हो, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह सब आ गए। एयर ट्रैफिक
कंट्रोलर्स हो गए और बहुत सारी हैं, आप नीचे देख सकते हो, पॉज करके देख लेना आप। और उसके बाद जो लास्ट है वो एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस हैं, तो इसके अंदर भी ये 3 जॉब्स हैं, आप देख सकते हो। सो इन सब चीजों से अब आपको क्या समझ आता है कि जिस टाइम आपके थॉट आ रहा है ना, आप अपनी होम कंट्री में बैठे हो कि हमें कनाडा जाना है, आपको ये सारी प्लानिंग एडवांस में ही करके आनी रहेगी कि अगर आपको इजीली अपना सारा प्रोसेस, अपना ट्रांजिशन यहाँ पे करवाना है। अगर आप बिना प्लानिंग के चलोगे फिर आपको उतनी ही डिफिकल्टीज यहाँ आके फेस करनी पड़ेंगी। बहुत सारे बच्चों का वर्क परमिट खत्म होने को आ रखा है और वो पीआर के आसपास भी नहीं हो पा रहे। सो कोविड के बाद चीजें बहुत जल्दी चेंज हुई हैं। तो जनरली अगर अपने बात करें, अगर आप 12th करके आ रहे हो, अगर आपके पास स्किल है और अगर आप अटलांटिक प्रोविंस में या फिर ऐसी प्रोविंस में जा रहे हो जहां पे आपको लगता है कि आपकी स्किल के बेसिस पे या फिर इजीली भी आपको पीएनपी मिल जाएगी, उन प्रोविंसेस को टारगेट करो, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, विद इन आप 1 साल के अंदर पीएनपी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो और आपका पीआर का प्रोसेस जो है वो इजी हो जाएगा। बट अगर आप 12th करके सोच रहे हो कि मैं ओंटारियो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया जैसी बड़ी सिटीज में आके रहूंगा, और इवन अब तो बैचलर्स वालों के लिए भी ये चीज बोलूंगा मैं कि अगर आप बैचलर्स करके भी आके अगर टोरंटो वैंकूवर जाके रह रहे हो, तो पीआर का जो सिस्टम है, आपको मैंने पूरा पिछले कुछ मिनटों से यही समझा रहा हूँ कि आगे बहुत हार्ड हो सकता है। सो इसीलिए गाइस, वर्क ऑन योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है वो तो बहुत गुड है। अगर आप फ्रेंच सीख सकते हो, आपके पास टाइम है, तो वो भी सीखो। क्यूबेक जैसी प्रोविंस में जाके, मॉन्ट्रियल जैसे शहर में जाके आप बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हो अगर आपके पास एडवांटेज है अनदर लैंग्वेज का। और उसके अलावा भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, अच्छी स्किल है, लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। एक मैं आपको यहाँ की ना रियलिटी और बताता हूँ। कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें पे बहुत अच्छी है, बट अगर इंडिया से आप वो व्हाइट कॉलर जॉब वाली मेंटालिटी लेके कनाडा आ रहे हो ना, आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स भी बहुत मिल जाएंगी जो कि $18 पर आवर की होंगी या फिर $20 पर आवर की होंगी, बट उससे आपका घर लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा। जिस टाइम आप स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो, आप अपनी लाइफ सेट करने में लग रहे हो ना, उस टाइम आप 2 जॉब्स भी कर सकते हो। और ये रियलिटी है अभी की, लोग 2 जॉब्स करके ही सर्वाइव कर रहे हैं जितनी भी स्टूडेंट कैटेगरी है। बट ये चीजें आप कब तक करते रहोगे? जिस टाइम आप अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना चाहोगे, आपकी घर गृहस्थी स्टार्ट हो जाएगी, आपको घर चाहिए होगा, वो आप ये लो इनकम वाली जॉब्स करके अफोर्ड नहीं कर सकते। और कनाडा के इस टाइम क्या हालात चल रही हैं हाउसिंग को लेके, एक्सपेंसेस को लेके, वो चीजें अपने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले, वो बहुत बड़ा टॉपिक है ऑलरेडी। और वैसे आपको ऑलरेडी ये चीजें पता भी होंगी कि हाउसिंग पहले जैसी नहीं रही, कार ऑन करना भी बहुत बिग डील हो रखी है, ग्रोसरीज के प्राइसेस बहुत बढ़े जा रहे हैं। सो अगर तो भैया आप मुंह उठा के सीधा कनाडा आ जाओगे ना, तो आपको बहुत ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। बट अगर आप इन सारी चीजों को सोच के फिर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कनाडा आ रहे हो, तो नो डाउट आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं इस रिसेशन के अंदर भी आप अपना बहुत अच्छा फ्यूचर जो है सिक्योर कर लोगे। सो जो भी अभी प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया से या फिर दूसरी कंट्री से, अपनी होम कंट्री से आने की, वो तो इन सब चीजों को देख सकते हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट उन स्टूडेंट्स को भी करूंगा जो ऑलरेडी कनाडा में है। गाइज, जैसे ही आपकी स्टडी खत्म हो रही है ना, अपना वर्क परमिट खराब मत करना। मेरा वर्क परमिट आए को अभी 5 महीने भी नहीं हुए हैं और मैं मोर देन 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस वर्क का ऑलरेडी लेके बैठा हूँ, क्योंकि मेरे स्टडी के बाद वर्क परमिट आने में भी 6 महीने लगे थे और मेरे को वर्क ऑथराइजेशन पहले ही मिल गई थी, तो मैंने वो टाइम भी वेस्ट नहीं किया था। सारे मुझे यही बोलते हैं कि तेरे पास 2.5 साल से भी ज्यादा का वर्क परमिट पड़ा है, तेरे को 1-2 महीने का एक्सपीरियंस और कंप्लीट करना है, तेरी पीआर तू आराम से लगा देगा। बट स्टिल इतना टाइम पड़े होने के बाद भी ना, एक भी सेकंड मेरे दिमाग को चैन नहीं मिलता। अभी मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज पे वर्क कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली मेरे को भी न्यू ईयर तक वापस से ट्रैक पे आना रहेगा। सो फिगर थिंग्स आउट। ये मत सोचना कि यार अभी 3 साल पड़े हैं, बड़े आराम से मैं पीआर हो जाऊंगा, बहुत टाइम है अभी, तो टाइम कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। सो ये था गाइस, मेरे को ये था कि मैं ये जो भी चीजें चल रही है ना अभी आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। और मैं ये सजेस्ट भी करूंगा आप भी आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो या फिर अपने खुद के थॉट्स शेयर जरूर करें और टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपना डिसीजन जो है जल्द से जल्द लें। तो ये सब था गाइस आज की वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी स्टिल ऑन द वे है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।